डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास केमिस्ट्री में हम चैप्टर नंबर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं के अंतर्गत हम पदार्थों का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, पदार्थों का वर्गीकरण कर रहे हैं। और इस क्लासिफिकेशन में हमने पदार्थ को दो भागों में बांटा है। एक पदार्थ को होमोजीनियस कहा और दूसरे को हेट्रोजीनियस कहा। होमोजीनियस को हिंदी में समांगी पदार्थ कहा जाता है, जबकि हेट्रोजीनियस को विषमांगी पदार्थ कहा जाता है। समांगी पदार्थ में प्रत्येक स्थान पर संगठन समान होता है, जबकि विषमांगी पदार्थ में संगठन अलग अलग स्थान पर हमें अलग पाया जाता है। तो इसमें हमने समांगी पदार्थ का फिर क्लासिफिकेशन किया, तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला शुद्ध पदार्थ प्योर सब्सटेंस और दूसरा विलयन। विलयन के अंदर संगठन अलग अलग होता है, जबकि होमोजीनियस सब्सटेंस में हमने शुद्ध पदार्थ या प्योर सब्सटेंस को पढ़ा था। और प्योर सब्सटेंस में हमने तत्व और यौगिक दो भागों में विभाजन किया। तो तत्व का अध्ययन हम कर चुके हैं। तत्व के अंदर उन पदार्थों को रखा गया है जिसमें प्रत्येक स्थान पर सभी परमाणु समान होते हैं, अर्थात ऐसे पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं उन्हें हम तत्व कहते हैं। जबकि दूसरी प्रकार के पदार्थ होते हैं शुद्ध पदार्थ, यौगिक होते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। यौगिक योग से बना है, तो यौगिक या कंपाउंड एलिमेंट, कंपाउंड मटेरियल्स, यौगिक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो प्योर होते हैं, लेकिन किसी दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों के योग से बनते हैं। अर्थात जब दो प्रकार के या दो से अधिक प्रकार के तत्व आपस में क्रिया करके समांगी पदार्थ बनाते हैं, तो उस पदार्थ को हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। यौगिक के अंदर मिलने वाले परमाणुओं का एक निश्चित अनुपात होता है, अर्थात इसके जो परमाणु होंगे वे एक निश्चित क्रम में पाए जाएंगे, इनकी संख्या निश्चित होगी और वो सब मिलकर के एक अणु बनाते हैं और वे अणु आपस में मिलकर के किसी यौगिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। अर्थात किसी यौगिक में एक से अधिक प्रकार के तत्वों का योग होता है। तो और ये परमाणु अपना वजूद खो देते हैं, अपने गुणों को खो देते हैं, और जो नया अणु बनता है उसके अलग गुण होते हैं। और प्रत्येक अणु दूसरे अणु से, अर्थात एक यौगिक के जितने भी अणु होंगे वो एक दूसरे से समानता प्रकट करेंगे, लेकिन उनके परमाणुओं के गुण उसमें नहीं पाए जाते हैं। प्रत्येक यौगिक के अणु एक ही प्रकार के होते हैं और इन अणुओं को भौतिक विधियों से हम अलग नहीं कर सकते। अणुओं को भौतिक विधि से बांटा नहीं जा सकता। अर्थात अगर हमने मान लीजिए वाटर हमारे पास है H2O, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु 2:1 के अनुपात में पाए जाते हैं। अर्थात 2 हाइड्रोजन एटम होंगे और एक ऑक्सीजन एटम जब एक साथ मिलेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, वाटर का एक अणु बनेगा, जल का एक अणु बनेगा। तो ये जल जो होता है एक यौगिक कहलाता है। अगर हम चाहें कि इसको हम भौतिक विधि से, अर्थात गर्म करके, ऊर्ध्वपातन से या वाष्पन से या फिर आसवन से, किसी भी विधि से हम चाहें कि हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को हम अलग कर दें, तो सामान्य रूप से इसको हम अलग नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यौगिक के जो कण होते हैं, यौगिक के परमाणु होते हैं, उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, बल्कि यौगिक हमेशा अणु के रूप में पाया जाता है। किसी यौगिक के निर्माण में रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें ना तो ऊर्जा निकलती है, जिसमें या तो आंशिक रूप से ऊर्जा निकलेगी या उससे ऊर्जा ग्रहण की जाती है।
अर्थात किसी अभिक्रिया को कराने के लिए या तो हमें ऊर्जा देनी पड़ती है या उस अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है। जैसे अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं CaCO3, तो यहाँ गर्म करने का अर्थ है इसको हमने ऊर्जा दी है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। और अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को जल के अंदर डालते हैं CaO प्लस H2O, तो इससे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, और इसके साथ में एनर्जी निकलती है, ऊर्जा निकलती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों का निर्माण होता है और ये यौगिक या तो ऊष्मा ग्रहण करके बनते हैं अथवा इनसे ऊष्मा बाहर निकलती है। यौगिक में अवयवी पदार्थ के जो परमाणु होते हैं उनके गुण समाप्त हो जाते हैं, अर्थात जिसे हमने देखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के वाटर बनता है, जल बनता है। तो यहाँ पर पानी के अंदर ना हाइड्रोजन के गुण होंगे और ना ही ऑक्सीजन के गुण होते हैं, बल्कि दोनों के मिश्रण से नए गुणों का निर्माण होता है और वो गुण पूरे अणु के अंदर होते हैं। अर्थात पूरा अणु अपना निश्चित गुण रखेगा और वो गुण जो उसके अवयवी कण है अर्थात उसके अंदर उसको बनाने वाले परमाणु हैं, उन सब परमाणुओं से पूरी तरह से सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं। जैसे सोडियम और क्लोरीन दो अलग अलग एलिमेंट हैं, अलग अलग तत्व हैं। सोडियम एक अत्यंत ज्वलनशील और अत्यंत क्रियाशील धातु है, जो अगर हम सामान्य तापमान पर भी, कमरे के तापमान पर भी उसको खुले में रख दें तो वायुमंडल की नमी एब्जॉर्ब करके, नमी अवशोषित करके सोडियम जलना आरंभ हो जाता है। तो ये इतनी अधिक क्रियाशील धातु है। और क्लोरीन गैस काफ़ी ख़तरनाक गैस होती है। अगर इस गैस को हम किसी जगह पे छोड़ दें तो ये उस जगह की ऑक्सीजन से क्रिया करके क्लोरेट आयन बनाती है और वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे यह उस जगह की प्रत्येक जीवित वस्तु के लिए विष का कार्य करती है और जीवित चीज़ों की डेथ हो जाती है। जो भी जीव उस स्थान पर होंगे वहाँ डेथ हो जाएगी उनकी। लेकिन जब ये दोनों पदार्थ एक साथ मिलते हैं, सोडियम और क्लोरीन, तो ये बनाते हैं सोडियम क्लोराइड, जो हम खाने का नमक इस्तेमाल करते हैं या साधारण नमक के नाम से हम जानते हैं। सफ़ेद रंग का जो नमक होता है जिसे हम अपने भोजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम अपने आप में एक अधिक क्रियाशील धातु है, सामान्य रूप से ही आग लगा सकती है, जबकि क्लोरीन ऑक्सीजन को नष्ट करके वहाँ पे जीवन समाप्त कर सकती है। तो दोनों चीज़ें डेंजरस होती है, लेकिन बाद में जब ये एक साथ मिलती हैं तो कॉमन साल्ट बनता है, जिसके बिना हमारा लाइफ का कोई दिन भी पूरा नहीं हो सकता। और अगर इसको हम अलग कर दें तो हमारे पूरे खाने का टेस्ट से समाप्त हो सकता है। अब हम हमारे दैनिक जीवन में मिलने वाले कुछ यौगिकों का अध्ययन करते हैं। वाटर, जल, इसका फॉर्मूला होता है H2O, 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु के मेल से बनता है। शुगर या चीनी, इसका सूत्र होता है C12H22O11। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड, कॉमन साल्ट, खाने का नमक NaCl, सोडियम और क्लोरीन के योग से बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन के योग से बनती है। 1 कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम एक साथ मिलते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है। सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम प्रयोगशाला में सबसे अधिक उपयोगी में लाते हैं, अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन के योग से बनता है। 2 हाइड्रोजन एटम, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन एटम होते हैं, तब H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करते हैं। इसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है। नाइट्रिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं सारे, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड,
ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3 होता है। लाइमस्टोन चूना पत्थर, इसको कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। और कॉपर सल्फेट, जिसको सामान्य रूप से हम नीला थोथा के नाम से जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O, यानी कॉपर सल्फेट के साथ में 5 जल के अणु क्रिस्टलीकरण रूप में रहते हैं, क्रिस्टलन जल के रूप में रहते हैं, तो इसको हम कहते हैं नीला थोथा या कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। लाइम वाटर या बुझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी हम जानते हैं। कैल्शियम और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के योग से बनता है CaOH2। अमोनियम क्लोराइड अमोनियम और क्लोरीन से मिलकर बनेगा। सामान्य रूप से इसको हम नौसादर कहते हैं। और ये नौसादर जो है NH4Cl के रूप में मिलेगा। लेड नाइट्रेट, ये PbNO3 ट्वाइस है। मीथेन CH4, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा है NaHCO3। सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा भी हम कहते हैं, जिससे वॉशिंग का काम किया जाता है, तो इसको हम धोने वाला सोडा भी कहते हैं Na2CO3। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये कास्टिक सोडा है। NaOH ये सामान्य रूप से प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक पोटाश के नाम से इसको जानते हैं, इसका नाम होता है KOH, फॉर्मूला है। सिरका है, इसको हम कहेंगे एसिटिक एसिड, और ये फॉर्मूला होता है CH3COOH। कैल्शियम ऑक्साइड या ड्राई लाइम, शुष्क चूना भी इसको हम कहते हैं, तो इसका फॉर्मूला होगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोरोहाइपोक्लोराइट। डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, तत्व और यौगिक में अंतर। तो सबसे पहले हम संगठन की बात करेंगे। धातु के अंदर जो संगठन होता है, इसके अंदर एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं और वे परमाणु एक दूसरे के समान होते हैं। जैसे लोहे में Fe परमाणु मिलते हैं, कार्बन में C के एटम मिलेंगे। इसी तरह से कंपाउंड के अंदर अलग अलग परमाणु क्रमांक वाले परमाणु पाए जाते हैं, अर्थात अलग अलग तत्वों के परमाणु मिलते हैं और वो मिलकर के एक यौगिक का निर्माण करते हैं। लेकिन इस यौगिक के अंदर तत्वों के गुण समाप्त हो जाते हैं, जो तत्व इसके बनाने में लिए गए हैं उनके गुण समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ 2H+O H2O बनता है, Na+Cl NaCl बनता है। तो इन सभी के गुण परिवर्तित होकर के नए गुण विद्यमान होते हैं और यौगिक का निर्माण होता है। अपघटन का अर्थ होता है उसको तोड़ देना या उसको छोटे भागों में विभाजित कर देना। तो धातु को हम किसी भी विधि से सरल पदार्थों में नहीं विभाजित कर सकते, और अगर उसको हम विभाजित करना भी चाहेंगे तो वो पदार्थ समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये विभाजित नहीं होगा। जबकि किसी यौगिक को हम रासायनिक विधि से अवयवी तत्वों में बदल सकते हैं और उसको पुनः हम उन तत्वों को प्राप्त कर सकते हैं जिन तत्वों से उस यौगिक को बनाया गया। जैसे जल का हाइड्रोलाइसिस अगर हम कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत अपघटन कराते हैं, तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस में टूट जाता है। संरचना का अर्थ है ये किस प्रकार से अटैच होते हैं। तो ज़्यादातर परमाणु धातु जो होते हैं वो अणु के रूप में मिलते हैं, लेकिन कुछ धातु परमाणु रूप में भी पाए जाते हैं। जैसे कुछ धातु हैं, कोबाल्ट है, कॉपर है, या चांदी है, सोना है, ये सभी हमें परमाणु के रूप में मिल सकते हैं। लेकिन यौगिक कभी भी परमाणु रूप में नहीं होंगे, हमेशा इनका अणु ही पाया जाएगा,
क्योंकि अणु इसलिए मिलता है क्योंकि ये एक से ज़्यादा प्रकार के परमाणुओं के योग से बनता है। तो जब परमाणु प्लस परमाणु एक साथ मिलेंगे तो ये निर्माण करेंगे एक अणु का। तो दो परमाणु जब मिलते हैं तो कभी भी वो परमाणु अवस्था में नहीं होंगे बल्कि अणु के रूप में होते हैं। इसीलिए यौगिक हमेशा अणु के रूप में मिलते हैं